Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which has been edited by John N. Cummings and Michael Kremer. It was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 in the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So in this video, we'll be beginning with a new chapter of this book called Clinical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders. Recently, we'd finished with Biochemical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders from this chapter. Now this chapter from this book, and this chapter is now called Clinical Aspects of Pituitary and Adrenal Disorders. It has been particularly authored by Mr. J.D.N. Nabarro. So let's begin. तो इस चैप्टर में सबसे पहला ऑथर का कहना है कि एक सिंगल चैप्टर में रिव्यू करना सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट, सारे डिसऑर्डर्स के जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी और बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं और जो कॉर्टेक्स एंड मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड को इफेक्ट करते हैं, वो बहुत मुश्किल है. तो इसीलिए जो मेन एम्फेसिस है वो इस चैप्टर में प्लेस किया गया है रिकॉग्निशन पे, डायग्नोसिस पे एंड मैनेजमेंट ऑफ कॉमनर कंडीशंस, यानी जो उस वक्त कॉमन थी, एंड ऑन द न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोसर्जिकल एंड साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स. इन चीज़ों पे फोकस किया हुआ है. तो जो पहली चीज़ इन्होंने कवर किया ऑथर में, पहला टॉपिक जो इसमें कवर किया है वो है द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो एडिनो हाइपोफाइसिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करते हैं वो मेजरली ट्यूमर्स की वजह से होते हैं जो पिट्यूटरी एरिया में होते हैं. ऐसा उस वक्त ऑथर का कहना है. इसमें क्लिनिकल फीचर्स जो है पार्टली एंडोक्राइन रहेंगे और पार्टली द रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइंग लेशन, क्योंकि वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, उसकी वजह से जो फीचर्स आ रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स, वो सिम्टम्स भी रहेंगे. जो स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं या साइंस आ रहे हैं वो इंक्लूड करेंगे, जैसे कि हेडेक हो गया फ्रॉम डिस्टेंशन ऑफ सेला टर्सिका. अब सेला टर्सिका क्या है? तो बेसिकली एक सैडल शेप्ड बोनी कंपार्टमेंट है स्कल में, स्कल के बेस में, जो कि हाउस करती हैं या जो कंटेन करती है पिट्यूटरी ग्लैंड को. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सपेंड होगी तो वहाँ पे भी फ़र्क पड़ेगा और हेडेक होगा वहाँ पे. और ये जो सेला टर्सिका का फीचर है वो बेसिकली ह्यूमंस में और होमिनिड्स में यानी ग्रेट एप्स जैसे ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. एक तो फिर हेडेक हो गया, पेन की ये डिस्टेंशन की वजह से रिडक्शन ऑफ विजुअल फील्ड्स हो जाएगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ता है ऑन द ऑप्टिक कियाज्मा. अब ये ऑप्टिक कियाज्मा क्या है? तो ये एक पार्ट ऑफ ब्रेन है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व मीट करती है एंड सम ऑफ द नर्व फाइबर्स फ्रॉम ईच आई क्रॉस ओवर टू द अदर आई. ऑप्टिक कियाज्मा एक लोकेशन हो गई जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स मीट करती हैं ब्रेन में और कुछ पार्ट दूसरे लोकेशन की तरफ चले जाते हैं. वहाँ ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स मतलब ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं. लोकेशन है बेस ऑफ ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड. फंक्शन क्या है इसका? ये अलाउ करता है द विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ द आइज टू बी प्रोसेस्ड इन द ऑक्सीपिटल लोब. स्ट्रक्चर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि फॉर्म होता है बाय मीटिंग ऑफ टू ऑप्टिक नर्व्स. यहाँ पे होता क्या है? बेसिकली ऑप्टिक कियाज्मा में फाइबर्स फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ ईच रेटिना क्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द ब्रेन, और जो लेटरल फाइबर्स हैं ऑप्टिक नर्व के वो ट्रैवल टू द सेम साइड. मीडियल साइड के क्रॉस हो जाते हैं ऑप्टिक कियाज्मा में टू द ऑपोजिट साइड, लेकिन लेटरल फाइबर्स जो है वो लेटरल साइड के वो अपने ही लोकेशन में अपनी ही साइड पे जाते हैं. तो ऑप्टिक कियाज्मा में ये होता है. उसके बाद चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम इंट्राक्रेनियल प्रेशर और डिस्टॉर्शन ऑफ द बेस ऑफ ब्रेन वो आपको देखने को मिल सकते हैं. अब जो एंडोक्राइन ऑल्टरेशंस यानी जो हार्मोन से रिलेटेड चेंज है उनकी यदि बात करें तो वो यूजुअली हाइपो फंक्शन यानी कम फंक्शन हो रहा है. ऑल्दो एडिनो हाइपोफाइजियल ट्यूमर्स एसोसिएटेड विद हाइपर पिट्यूटरिज्म आर फाउंड इन एक्रोमेगैली एंड जाइजेंटिज्म. ज़्यादातर जो है ट्यूमर्स जो ज़्यादातर ट्यूमर्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के होते हैं वो हाइपर पिट्यूटरिज्म यानी ज़्यादा फंक्शन कॉज करते हैं, हाइपो फंक्शन कॉज करते हैं, कम फंक्शन कॉज करते हैं. लेकिन कुछ ट्यूमर्स ऐसे भी हैं जो हाइपर पिट्यूटरिज्म कॉज कर देते हैं यानी ज़्यादा ओवर फंक्शनिंग कॉज कर देते हैं, जो कि देखा जाता है एक्रोमेगैली और जाइजेंटिज्म में.
अब बात करें यदि कुशिंग सिंड्रोम की, तो जो क्लिनिकल फीचर्स रिजल्ट करते हैं कुशिंग सिंड्रोम में, वो ओवर सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोकोर्टिसोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से होते हैं। अब कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है? तो कुशिंग सिंड्रोम एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जो अकर होता है व्हेन द बॉडी हैज़ टू मच ऑफ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिसोल। इसमें अराउंड फेस ऑल्सो नोन एज मून फेस बन जाता है और अनयूजुअल वेट गेन होने की संभावना रहती है और होता भी है। अब इन सम केसेस दिस इज ड्यू टू एन एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर, और एड्रिनल कॉर्टिकल ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कुछ अदर्स द ग्लैंड्स शो बाइलेटरल हाइपरप्लेजिया पॉसिबली रिजल्टिंग फ्रॉम द सीक्रेशन ऑफ एन एक्सेस ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन बाय पिट्यूटरी। एड्रिनल ग्लैंड्स का बाइलेटरल हाइपरप्लेजिया हो जाता है और ये क्यों होता है? क्योंकि ACTH या कॉर्टिकोट्रोपिन पिट्यूटरी से ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है। अब जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस ऐसे केस में रहती है कि मे बी इन द पिट्यूटरी और द हाइपोथैलेमस, बट इट इज़ वेरी रेयरली ड्यू टू बेसोफिल एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी। बेसोफिल एडिमा बेसिकली स्मॉल ट्यूमर होता है इन द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड दैट प्रोड्यूसेस ACTH। तो ये जो कुशिंग सिंड्रोम की पिक्चर है ये मे बी ट्यूमर की वजह से हो सकते हैं, या बाइलेटरल हाइपरप्लेसिया हो गया एड्रिनल ग्लैंड में, वहाँ एक्सक्यूज मी, उसकी वजह से हो सकती है, जो कि पिट्यूटरी से ACTH या कॉर्टिकोट्रोपिन ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है उस वजह से हो रही है। और जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस यदि पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में कोई है तो वो किसी भी वजह से हो, लेकिन उसका बहुत ही रेयर कॉज जो होता है वो बेसोफिल एडिनोमा ऑफ पिट्यूटरी होता है। तो ये था स्टार्ट इस चैप्टर का, और द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें हमने कवर की थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से एक्रोमेगाली कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।